प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हिंदी की कुछ कालजयी रचनाओं का परिचय एवं वाचन किया जाएगा, जिससे कि आप सबकी एक सामान्य समस्या उचित पुस्तक या सामग्री का समय से न मिल पाना का कुछ सीमा तक निराकरण हो सके। आज इस श्रृंखला की शुरुआत में जिस रचना का चयन किया गया है उसका नाम है उसने कहा था। यह हिंदी की शुरुआती दौर की कहानियों में प्रमुख स्थान पर रहने वाली कहानी है। इस कहानी के लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर नगर में हुआ था। गुलेरी उपनाम प्रसिद्ध होने का कारण है कि इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के निवासी थे, अतः ये लोग गुलेरी कहे जाते थे। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। पहला सुखमय जीवन, जो कि 1911 में प्रकाशित हुई। दूसरा बुद्धू का कांटा, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई। और तीसरा उसने कहा था, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठता की कहानी है। कहानी के शिल्प को देखकर आश्चर्य होता है कि हिंदी के प्रारंभिक दौर में ऐसी प्रौढ़ रचना की गई है, जो कि 100 वर्षों से अधिक समय के बाद भी साहित्य जगत में उसी आदर के साथ पढ़ी जाती है। उसने कहा था कहानी की एक मुख्य विशेषता इसकी शैली है। कदाचित हिंदी साहित्य की यह पहली रचना है जो पूर्व दीप्ति शैली अर्थात फ्लैशबैक में लिखी गई है। कहानी 5 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में एक सिख लड़के और लड़की का परिचय प्राप्त होता है। लड़की संभवतः अपने मामा के घर आई थी, जहां उसकी मुलाकात लड़के से होती है। कुछ दिनों के परिचय के बाद लड़के को उसकी कुड़माई अर्थात सगाई की सूचना मिलती है, जो कि उसके मन को व्यथित कर देती है। यहीं पर प्रथम भाग का समापन होता है। दूसरे भाग में सेना के कैंप का वर्णन होता है, जिसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और वजीरा सिंह का परिचय प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे भाग में जर्मन सैनिकों से मुठभेड़ का वर्णन है, जिसमें लहना सिंह को गोली लग जाती है। हालांकि वह किसी को यह अनुभव नहीं होने देता कि हालत गंभीर है। 5वें और अंतिम भाग में लहना सिंह युद्ध में घायल होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है। मृत्यु से पहले वह अपने जीवन की स्मृतियों से दो चार होता है, जिसमें वह देखता है कि वह 12 वर्ष का है, जबकि वह अमृतसर में एक लड़की से मिलता है, जिसकी बाद में सगाई हो जाती है। पुनः वह हजारा सिंह के घर जाता है, जहां उसकी पत्नी लहना को पहचान लेती है और उससे उनकी अर्थात हजारा और बोधा के रक्षा करने का वचन लेती है। इसी वचन या इसी कहे को पूरा करने के लिए वह अपनी जगह पर बोधा और हजारा को कैंप से बाहर भेज देता है और उनसे कहता है कि सूबेदारनी से कहना है कि लहना ने वह कर दिया है जो उसने कहा था। कुछ समय पश्चात अखबार में यह समाचार आता है कि जर्मन मुठभेड़ में लहना सिंह घायल होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रेम के सर्वथा नए और एक अत्यंत उच्च स्तर पर स्थापित करते हुए इस कहानी का समापन होता है। अब कहानी के मूल पाठ पर प्रकाश डालते हैं। कहानी इस प्रकार है। पहले भाग की शुरुआत में अमृतसर के किसी गली मोहल्ले का वर्णन है। कहानी इस तरह शुरू होती है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छील गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ का अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं।
तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों, बत्तखों, गन्ने और खोमचे भाड़े वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल की जी और साहब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं जी, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वहीं धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू? सालू अर्थात ओढ़नी। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। यहीं पर प्रथम भाग का समापन होता है। प्रथम भाग में कहानी के परिचय में हम देखते हैं कि बड़े शहरों के विरुद्ध जो अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों के गाड़ीवान हैं वो अपेक्षाकृत बहुत प्रेम से बोलते हैं और बहुत मधुरता के साथ बोलते हैं। उसी अमृतसर में एक लड़के और लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। थोड़े दिन के परिचय के बाद लड़का पूछता है उसकी सगाई के बारे में और लड़की जब बताती है कि उसकी सगाई होगी तो लड़का जब घर की तरफ जाता है तो व्यथित मन से जाता है और उसमें व्यथित मन से के कारण दुलेरी जी ने उसकी मनस्थिति का परिचय दिया है कि रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को नष्ट कर दिया, अंत में निरीह कुत्ते को पत्थर से मारा, किसी गोभी वाले के ठेले में जो दूध लेकर आया था वो गिरा दिया और अंत में कोई वैष्णवी जो नहा कर आई थी जाते जाते उससे सीधे टकरा गया और जब उसने उसको अंधा कह के धित्कारा तब कहीं जाकर वो घर पहुंचता है। यहाँ से दूसरे भाग की कथा शुरू होती है। दूसरे भाग में कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह तथा बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए। गनीमत कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यह दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली चलती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। झटका का अर्थ है
अपने हाथों से बकरा मारेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदलवा दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांधा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमाव का मतलब होता है 8 बीघा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लेंगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हो। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यहाँ मुरब्बा अर्थात जो घुमाव था, 25 घुमाव को 1 मुरब्बा कहते हैं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा कर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाई, कुछ गाओ। सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन के से सोते और मौज ही करते रहे हों। यहां से तीसरे भाग की कथा शुरू होती है। दोपहर रात हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बरान कोट अर्थात ओवरकोट। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दे। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर कहा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कंपनी अर्थात कंपकपी छूट रही है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमें बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा।
सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नाही करते बोधा को जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर जा खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुख से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते अर्थात गधा, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी ईक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिसलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। यहाँ 3रे भाग का समापन होता है। कथा इसी क्रम में 4थे भाग में शुरू होती है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। और खंदक की बात झूठ है, चले जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया
और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिसलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाले थे कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मिन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। जर्मन में ओ माई गॉड को आँख मिन गॉड कहा जाता है। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उसके 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता था। यह मंझा का अर्थ होता है चारपाई। और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित थे, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू ओल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और सब लेटे हुए थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों संगीन चला रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिराना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाला सिक्खा दी फौजाई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत के कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की मिट्टी मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा
सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो कि मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। यहाँ चौथे भाग का समापन होता है। पांचवें भाग की कथा इस प्रकार है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौज नाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। बेड़े का अर्थ होता है आंगन। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं यह रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अब ऐसे परिचय पाकर उसके भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों अर्थात स्त्रियों, हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती है, उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था।
तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी अर्थात जो अंदर का घर होता है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पे मेरा सिर रख ले। पट्ट अर्थात जांघ, मतलब अपने गोद में मेरा सिर रख ले। वजीरा ने ऐसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। हाड़ अर्थात आषाढ़। अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंख से आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल, जमादार लहना सिंह। कहानी का यही समापन होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह एक संवेदनात्मक प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेम के आत्मीय स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से यह एक परिपक्व कहानी है। इस कहानी की महत्ता इस बात से और बढ़ जाती है कि जब यह कहानी लिखी गई थी तब कहानी का विकास अपने प्रथम चरण में ही था। इस कहानी की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भी प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।